आपको जो है यह भी गौर करना है कि ये तो रहा काल विभाजन और नामकरण। मैंने कहा था इसके बाद हम सीधा चले आएंगे, तो चलिए हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं और नेक्स्ट पेज पर चल करके हम नया टॉपिक अब शुरू करने जा रहे हैं। अब भैया एक एक काल हमारा शुरू होने जा रहा है। तो आज श्री गणेशाय नमः, आज हम पहले काल में प्रवेश कर रहे हैं जिसका नाम है आदि काल। इसको किसने क्या नाम दिया ये सब मैंने आपको बता दिया है। अब हम शुरू करेंगे। पहले देखिए थोड़ा सा मैं आपसे कुछ चर्चा करके मैं लिखाऊंगा नहीं, यहाँ लिखूंगा नहीं, बट ओरल चर्चा करूंगा। अगर आप चाहें तो उसे एक स्टोरी के रूप में, एक कहानी के रूप में अपना नोट कर लीजिएगा। यदि आपको लगता हो कि हाँ इसे नोट किया जा सकता है तो आप एक स्टोरी के रूप में, एक कहानी के रूप में उसे नोट कर लेंगे। जैसे मैंने आपको बताया था, हम पहले चर्चा करेंगे आदिकाल की राजनैतिक, धार्मिक और सामाजिक स्थिति पर, सामाजिक और आर्थिक स्थिति, सामाजिक व आर्थिक स्थिति। अब आप कहोगे कि गुरुजी जब आप इसे लिखाओगे भी नहीं और रहे हैं, अगर आप इसे नहीं लिखाएंगे इसका मतलब ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी नहीं है, तो फिर आप क्यों इस तरह का काम कर रहे हैं। तो इसलिए मैं बता दूं, ये मतलब ऐसा नहीं है कि हम पागल नहीं है, बस थोड़ा सा दिमाग हमारा दिमाग खराब इसलिए है बेटे कि जब मैं आदिकाल की परिस्थितियों से आपको जो है रूबरू करा दूंगा तो आदिकाल को समझना आसान हो जाएगा। ठीक है, आपके लिए आदिकाल को समझना क्या हो जाएगा, जो है सिंपल हो जाएगा। चलो सबसे पहले चर्चा करते हैं राजनैतिक स्थिति। देखिए आदिकाल की जो समय सीमा है, पहले ध्यान रखिए, आदिकाल की समय सीमा है 1050 में से हमने घटाया था तो 993 ईस्वी आई थी। जब आप इधर चलेंगे 1375 में 57 के 60 10 18 1318 ईस्वी, मतलब अगर हम ईस्वी में देखें तो ये आदिकाल की समय सीमा है। कितनी है बेटा, 993 ईस्वी से लेके 1318 ईस्वी। अच्छा, अब इस बीच भारत में क्या क्या राजनैतिक रूप से घटित हुआ, तो राजनैतिक रूप से एक चीज बहुत बड़ी घटना घटी। क्या आप लोग जानते होंगे कि ये वो काल है जिस बीच मोहम्मद गोरी, ये वो काल है जिस बीच मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज को पराजित किया। मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज को 1192 ईस्वी में तराइन के दूसरे युद्ध में, राजनैतिक रूप से युद्ध में पराजित कर, बस थोड़ा सा केवल आपको समझने के लिए, दिल्ली पर कब्जा किया, दिल्ली पर कब्जा किया। अब सुनो बेटा, बस इतना ही मैंने लिख दिया, इतना आपके लिए बहुत है। अब भैया देखो, सबसे बड़ी बात हुई राजनैतिक रूप से क्या घटित हुआ, तो सबसे राजनैतिक रूप से जो महत्वपूर्ण घटना घटी वो ये घटी कि 1191 ईस्वी में जयचंद के निमंत्रण पर या जयचंद का प्रोत्साहन पाकर जो है गोर मतलब वर्तमान अफगानिस्तान, गोर का मतलब क्या है, वर्तमान अफगानिस्तान, तो गोर का शासक या वर्तमान अफगानिस्तान देश में कभी भी, देखो बेटा एक चीज हमेशा ध्यान रखना,
एक गुरु होने के नाते आपको एक बहुत अच्छी बात जिंदगी के लिए, किसी से द्वेष रखना ठीक है भाई। हम भी हिंदी पढ़ाते हैं, आप भी हिंदी पढ़ाते हैं, आप बहुत अच्छा हिंदी पढ़ाते हैं यार, सारे बच्चे आपको लाइक करते हैं, हमें कोई लाइक नहीं करता, हम आपसे बहुत जलते हैं, आपसे बहुत जलते हैं। अगर ये ना होता तो हमारे जो है दुकान अच्छी चलने के लिए होती। लेकिन एक बात ध्यान, द्वेष को इस लेवल पर मत ले जाना कि आप नमूना बन जाए। जैसे जयचंद, मैं सुनाऊंगा कहानी आपको जब पृथ्वीराज रासो पढ़ाऊंगा। जयचंद आज देशद्रोहियों का, उसकी कई पीढ़ियां, ऐसा नहीं है यार, उसकी पीढ़ियों ने भी भारत के लिए बड़ा काम किया होगा अपनी जनता के लिए, लेकिन एक जयचंद के पैदा होने से उसकी कई पीढ़ियां जो है अंधेरे में, गुमनामी के अंधेरे में चली गई। और लोग जो है शब्द गाली देते हैं, गाली देते हैं। आज भी क्षमा करें, आज भी क्षमा करें, मेरे तमाम भाई बहन उस जगह से बिलोंग करते होंगे, लेकिन मैं व्यू बता रहा हूं दोस्त, आपके सामने शायद ना हो, मैं व्यू बता रहा हूं। अगर कोई ये कहता है कि हम कन्नौज क्षेत्र से हैं तो लोग तुरंत कहते हैं भैया ये तो जयचंद क्षेत्र के आदमी, देखिए संभल के रहिए। पर जयचंद कन्नौज का शासक था। तो कहने का मतलब इतना ही है दोस्त, मैं क्षेत्र विशेष की बात नहीं कर, एक बात कर रहा हूं, आपको एक गुरु होने के नाते एक अच्छी बात दे रहा हूं कि किसी से द्वेष रखो, पर इस सीमा तक मत चले जाओ कि नमूना बन जाओ, अदरवाइज मिलेगा कुछ ही। जयचंद को क्या मिला? आप पृथ्वीराज चौहान पराजित हुआ तो क्या जयचंद को दिल्ली की गद्दी मिल गई? या क्या जयचंद को मुसलमानों से नहीं हारना पड़ा? उसको नहीं, उसकी पीढ़ी को हारना पड़ा। ऐसा भी नहीं कि नहीं वो आने वाले युगों युगों तक के लिए सुरक्षित हो गए। तो कहने का मतलब यही है दोस्त कि बहुत बड़ी बात है ये, ध्यान रखिए जो मैंने कहा। तो चलो राजनीतिक परिस्थिति की बात करते हैं। देखिए मोहम्मद गोरी जयचंद के न्योता देने पर, भले हो सकता है आज की क्लास में आपको लिखने को कुछ न मिले, लेकिन आज की क्लास ऐसी होगी जिसमें आदिकाल का पूरा चिट्ठा खुल जाएगा। और अगर आप जरा भी कहीं पढ़े होंगे तो आज आपको समझ में आने लगेगा कि हाँ आदिकाल है क्या। तो जयचंद के कहने पर मोहम्मद गोरी भारत आया, तराइन के मैदान में 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज से लड़ पड़ा। और पृथ्वीराज ने जो पट्टे को न कि भागते राह ना मिली, लेकिन हमारी हमेशा ये गलती रही क्या, चाहे बालक ही हो, अगर वो शत्रु के रूप में आपके सामने आया है तो आपको उसे कभी हल्के में मत, भैया क्या करोगे, पिस्तौल भर के लिया है यार, पहुंचे सामने ठाए से तो मत रहो हाथी की तरह गिर पड़े धड़ाम से। हम कह रहे 10 साल का बच्चा, 15 साल का बच्चा, 12 साल का बच्चा आपके सामने आके खड़ा हो गया, टटियाने लगा, आप लोग मारेंगे, एक पड़ा का भी जो है गीली कर लेगा ना, तब तक निकाला भर के दांत भाई तो भैया दुश्मन तो दुश्मन होता है, चाहे बालक ही हो, उसे कभी कमजोर ना लो। पृथ्वीराज ने सोचा कि जब गोरी एक बार हार गया तो अब ये भारत पे नहीं आएगा, और ये संयोगिता के साथ अपना चल छैया में व्यस्त हो गए। और यार गोरी ने 1 साल जा करके वहां ये मूल्यांकन किया कि हम क्यों हारे तराइन में, क्या कमियां थी, और उसने उन सारी कमियों को दूर किया और 1192 में फिर आत्म तराइन के मैदान। जब दोबारा पृथ्वीराज को जो है पता चला कि गोरी फिर आके खड़ा हुआ, एक बार आए रहा सर उधर के पट के रहे भाई बाहर बुद्धि ना तो कहावत है, कटाक से सेना तैयार किया, पहुंच गए ना, लेकिन गोरी इस बार भैया जो इस बार उसने को हराम मचाया कि पृथ्वीराज चौहान तो फिर धराशायी हो गए। तो अभी मैं इसकी कहानी नहीं सुनाऊंगा, बस इतना बताऊंगा कि एक काम उसने और किया, वो जयचंद को एक चीज का भ्रम था, यही जयचंद धोखा खा गया। जयचंद को लगा था कि ये दूसरे लुटेरों की भांति आएगा, दिल्ली में पृथ्वीराज को हरा देगा, मार डालेगा, काट डालेगा, दिल्ली में नरसंहार करेगा, लूटेगा फूटेगा, मेहरारू लड़का धन दौलत जो लेके चाहे तो लेके चला जाएगा, जो इसको चाहिए होगा, रुपया पैसा औरतें शराब खजाना जो चाहिए होगा वो सब लेकर के चला जाएगा। पर गोरी जाने के लिए तो आया ही नहीं था, अगर वो जाने के लिए आया होता तो 1192 में दोबारा लौटता ही नहीं। गोरी ने अपने दास कुतुबुद्दीन ऐबक को लाहौर को राजधानी बनाकर भारत पर शासन करने के लिए नियुक्त कर दिया और गोर लौट गया। जब कुतुबुद्दीन ऐबक भारत पर शासन करने लगा तो उस समय धीरे धीरे उसने क्या किया, देखिए ये तो 1192 में ही हुआ था और हमारा चला 1318 तक, मतलब 92 8 1201, मतलब लगभग 120 साल और आगे चला, 120-22 साल। उस 120-22 साल में मुसलमानों ने इल्तुतमिश
ऐबक के बाद उसका दास इल्तुतमिश गद्दी पर बैठा और इल्तुतमिश ने दिल्ली को अपना केंद्र बना लिया। तो कहने का मतलब है इस 120-22 सालों में जो सबसे बड़ी घटना घटी वो ये घटी कि मुसलमानों ने हिंदू राजाओं को पराजित करके भारत पर पूरी तरह से कब्जा जमा। तो अब यहां राजनैतिक रूप से एक बड़ा काम हुआ बेटे। क्या? अभी तक भारत में केवल एक धर्म था, समझना मेरी बात को। अभी तक भारत में केवल एक धर्म था जिसका नाम था हिंदू धर्म। लेकिन अब भारत में एक नया धर्म आ गया जो था इस्लाम या मुस्लिम धर्म। कहने का मतलब भारतीय समाज में एक नए धर्म का आगमन हुआ जो राजा बनकर आया था, शासक बनकर आया था, और उसने धीरे धीरे हिंदू धर्म का गला छांटना शुरू किया। हिंदू धर्म इन द सेंस कि राजपूतों का, राजा हिंदू राजाओं का जो है उनको पराजित किया। और यही नहीं, मैं आपको एक सबसे बड़ी बात बताऊं जो मेन बात मजे की है। आज काल के बाद दूसरा काल आता है भक्ति का। और अगर आप राजा के रूप में देखें तो भक्ति काल शुरू होता है मोहम्मद बिन तुगलक के समय से। किसके समय से? मोहम्मद बिन तुगलक के समय से। और याद होगा मोहम्मद बिन तुगलक ने, आप मुझसे बेहतर इतिहास जानते हैं क्योंकि मैं तो केवल हिंदी जानता हूं, पर मुझे जितना बताना है उतना मैंने पढ़ रखा है, बस उससे ज्यादा मुझे एक अक्षर नहीं आता। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने, याद होगा आपको, दिल्ली से दौलताबाद को अपनी राजधानी बनाया था क्योंकि दौलताबाद उत्तर और दक्षिण के केंद्र में था। कहने का मतलब मैं बस एक बात आपको बताना चाहता हूं कि आज काल का समय जब समाप्त हुआ तब तक संपूर्ण उत्तर भारत पर, राजस्थान को छोड़कर लगभग संपूर्ण उत्तर भारत पर मुसलमानों का राज्य स्थापित हो चुका था। यहां के राजा या तो हार चुके थे या समर्पण कर चुके थे। भाई अगर ऐसा ना होता तो दिल्ली जो है दक्षिण की तरफ क्यों जाता मोहम्मद बिन तुगलक को, यही नहीं बैठा था। तो कहने का मतलब आज काल में एक बहुत बड़ी घटना घटी कि इसी काल में मुसलमानों ने भारत में प्रवेश किया और इस काल के समाप्त होते होते उन्होंने लगभग संपूर्ण उत्तर भारत को अपने कब्जे में कर लिया। राजनीतिक रूप से एक बहुत बड़ी घटना। समझ में आई बात? धार्मिक रूप से यह काम हुआ कि हिंदू धर्म के साथ साथ अब एक नया धर्म भारत में आया, इस्लाम, मुस्लिम धर्म। जो शासक बनकर आया था उसने हिंदू धर्म के तमाम मंदिरों को, मस्जिदों को तोड़ दिया और उन्हीं के अवशेषों से जो है मंदिरों को तोड़ा, तमाम बौद्ध मठों को तोड़ा, तमाम हमारे धार्मिक केंद्रों को तोड़ा और उन्हीं के अवशेषों से मस्जिद आदि का निर्माण कराया। और धीरे धीरे स्थापत्य कला की तरफ इतना बढ़िया बढ़ते चले गए कि जिसका परिणाम जो है मुगल काल में चलकर ताजमहल जैसी बिल्डिंग आई। ताजमहल जैसी बिल्डिंग आई जो है जिसे कहा जाता है कि अगर मुगल काल का संपूर्ण इतिहास खत्म कर दिया जाए तो अकेला ताजमहल उस काल की कहानी कहने के लिए पर्याप्त। याद आती है मुझे मेरे एक दोस्त की दो पंक्तियां बड़ी सुंदर उन्होंने कही ताजमहल पर। आप सुनना, अगर अच्छा लगे तो नोट भी कर लेना। बड़ी सुंदर पंक्तियां कही उन्होंने। तरस रही हैं आलिंगन को चार मीनारे ताज की। तरस रही हैं आलिंगन को, आलिंगन माने गले मिलना। तरस रही हैं आलिंगन को चार मीनारे ताज की, दो बहियां हैं शाहजहां की, दो बहियां मुमताज की। बड़ी सुंदर बात कही उन्होंने। तरस रही हैं आलिंगन को चार मीनारे ताज की, दो बहियां हैं शाहजहां की, बहियां माने बाहें, दो बहियां हैं शाहजहां की, दो बहियां मुमताज की। तो वास्तव में प्रेम का अद्भुत नमूना। तो मेरे कहने का मतलब धार्मिक दृष्टि से भी भारत में एक बड़ा परिवर्तन आया कि एक नया धर्म भारत में आया और शासक बनकर आया जिसने हिंदू धर्म को पराजित कर दिया। जो है सामाजिक रूप से नए वर्ग के आने से तमाम चीजें गड़बड़ होने लगी। क्या गड़बड़ होने लगी भैया? सामाजिक ढांचा ही टूट गया। क्यों? क्योंकि भाई आप देखो, बुरा मत मानना, आपके घर में कोई एक ऐसा व्यक्ति आता है, मैं ना जाति की बात कर रहा ना धर्म, केवल आपको समझाने के लिए कह रहा हूं। आपके घर में अगर कोई एक ऐसा व्यक्ति आ जाता है जिसे आप अपनी थाली में भोजन नहीं देंगे, जिसे आप अपने कप में चाय नहीं देंगे, अपने गिलास में पानी नहीं देंगे, अपने बर्तन छूने नहीं देंगे। मेरी बात को गौर से समझना बेटे, ना इसे जाति से लेना ना धर्म से। मेरी हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना है, केवल एक उदाहरण दे रहा हूं आपको समझने के लिए कि सामाजिक रूप से कैसे बात बिगड़ी। तो अगर एक ऐसा व्यक्ति आपके घर में एंटर करता है तो आपके घर का सामाजिक ढांचा बिगड़ जाएगा। क्यों?
क्योंकि अब आपको एक अलग थाली निकालनी पड़ेगी उसे खाना देने के लिए, एक अलग गिलास निकालना पड़ेगा, कटोरी निकालनी पड़ेगी, चम्मच निकालना पड़ेगा, कप निकालना पड़ेगा, जग निकालना पड़ेगा। यही नहीं, जब आपको भोजन देना होगा, जब चाय का समय होगा, जब नाश्ता का समय होगा, जब भोजन का समय होगा, तो आपको उसके बर्तनों को देखना पड़ेगा कि वो बर्तन कहां रखे हैं, उसमें उसको देना पड़ेगा। तो कहने का मतलब कल तक आपके घर में ये समस्या नहीं थी। जो जिसमें पाता था उसी में खा लेता था, जो जिसमें पाता था उसी में पानी पी लेता था, जिस बर्तन में पर्याप्त होता था जो उसी में खाना परस दिया जाता था, निकाल लिया जाता था। कोई प्लेट में खा रहा है, कोई हाथ में रोटी लेके कटोरिये में दाबे है। तो कहने का मतलब क्या था, पर आज आपके घर का सामाजिक ढांचा बिगड़ गया। सेम उसी तरह से जब एक नया वर्ग भारत में आ गया तो भारत का सामाजिक ढांचा बिगड़ गया। पर भारत में कुछ चीजें बहुत बड़ी घटी, कुछ चीजें भारत में बहुत अच्छी घटी। जैसे एक चीज भारत में अच्छी घटी, भारत की व्यापारिक उन्नति हुई। मुसलमानों के आने से भारत की व्यापारिक उन्नति हुई। भारत में तमाम उद्योग धंधों का विकास होने लगा धीरे धीरे। जो निम्न वर्ग था भारत का, उसको भी अब काम मिलने लगा। वो तमाम अपने धंधे, जूता बनाने का धंधा जिसे मुसलमान ले जाकर बेचते थे अरब के बाजारों में, तलवार बनाने का धंधा, कपड़े का धंधा। तो धीरे धीरे भारत का आर्थिक रूप से, यद्यपि शोषण तो होता रहा, पर एक बात ध्यान रखिएगा, मुसलमानों ने भारत का आर्थिक शोषण बहुत नहीं किया। इस बात को मैं खुलकर कहता हूं, भारत का आर्थिक शोषण किया अंग्रेजों ने। क्योंकि मुसलमानों में एक बहुत खास बात थी बेटे, मुसलमान जो आए वो भारत में आए तो वो भारत के होकर रह गए। तो जो हमारे गांव में आकर बस जाएगा, अगर वो ताजमहल बनवा देगा तो हमारे गांव का नाम होगा, यार फलाने गांव ताजमहल बना है। सही है कि नहीं? तो मेरे कहने का मतलब है, आर्थिक रूप से भारत की उन्नति हुई, बहुत अवनति नहीं हुई, उन्नति ही हुई। दूसरी चीज है, ये सब मैंने आपको बता दिया, राजनैतिक, धार्मिक, आर्थिक स्थिति इसका, ठीक है। उसका कारण मैं बताऊं मेरे लाल, देखो ध्यान देना मेरे बच्चों, अगर मैं ये चीजें ना बताऊं ना तो आपको मजा नहीं आता पढ़ने में। यार आप आदिकाल को जब मैं जो भी बताऊंगा आप धड़ाधड़ समझोगे। सुनो भैया, हम शुरू करते हैं आदिकाल का असली खेला, आदिकाल का साहित्य। अब आ जाओ, अब यहां से धड़धड़ाहट लिखबो करा भैया, और तेजी से आगे बढ़बो करे। ये भैया लिख रहा है यार, हमारा एक ही उद्देश्य है, चाहे हमारा टेट का बच्चा हो, सुपर टेट का बच्चा हो, एसआई का बच्चा हो, चाहे वो किसी भी ऐसे कंपटीशन का बच्चा हो जहां हिंदी साहित्य के प्रश्न आते हो, मेरा उद्देश्य यह है कि आपको इस तरह से पढ़ाया जाए कि आपको थोड़ी साहित्य की समझ बन पाए, कि आप छोटी मोटी पतली किताबों को भी पढ़ें और उन किताबों से साहित्य को समझें। अच्छा, दूसरी चीज, नोट्स इतना पर्याप्त दिया जाए कि अगर माता रानी चाहे रहें तो अगर 10 क्वेश्चन आ रहा है, 7 क्वेश्चन आ रहा है, तो राजू 5 भेटा ही जाए, में 5 तो 7 में 5 तो 6 तो, बस इतना तो पर्याप्त है सिलेक्शन। तो चलिए आदिकाल साहित्य देखिए, आदिकाल के साहित्य को हम 3 भागों में बांटेंगे। कितने भाग में? 3 भाग में। क्यों? ये किसी किताब में नहीं है, ये मैं 3 भागों में विभाजित करेंगे। आदिकाल के साहित्य को हम क्या करेंगे? 3 भागों में विभाजित, आदिकाल के साहित्य को हम 3 भागों में विभाजित करेंगे। 3 भाग में विभाजित करेंगे। इसमें नंबर 1 रासो काव्य, जिसमें पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो ये सब लिखे गए। नंबर 2 आर्मिक काव्य, इसमें बौद्ध जो है सिद्धनाथ जैन आए। या रासो काव्य जो है इसे हम वीर गाथात्मक काव्य भी कह सकते हैं, वीर गाथा, वीर रथ प्रधान का। और तीसरा हम जो विभाजन करेंगे वो करेंगे भैया किसका? वो हम विभाजन करेंगे जो है आपका अन्य कवि, अन्य कवि। इसमें हम पढ़ेंगे अमीर खुसरो साहब को, भारत में ऐसा कोई कवि हुआ नहीं, अमीर खुसरो साहब को पढ़ेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे विद्यापति। तो इस तरह से हम संपूर्ण आदि साहित्य को 3 भागों में विभाजित करके पढ़ेंगे अपने पढ़ने की सुविधा की दृष्टि से, ठीक है? अपने पढ़ने की सुविधा की दृष्टि से हम आदिकाल को 3 भागों में बांटेंगे। अब आइए शुरू करते हैं आदिकालीन रासो साहित्य। आदिकालीन
रासो साहित्य। ध्यान देना बेटे, पहले ध्यान रखिए, रासो, रासो कहने से वीर रस प्रधान, तुरंत समझ लेना जहां रासो लगा हो वो वीर रस प्रधान है। अभी मैं आगे बताऊंगा कि आपके जो भाई बहन थोड़ा सा जानते होंगे उनके मन में तुरंत जिज्ञासा जग गई होगी कि नहीं बीसल देव रासो क्या, मैं आगे बताऊंगा। तो आदिकाल का वीर रस प्रधान साहित्य, ध्यान रखना बेटे, क्योंकि आदिकाल अगर हम यहां से, अब यहां से समझो आप, आदिकाल किस चीज का युग है? लड़ाइयों का युग है भाई। हिंदू मुस्लिम लड़ते रहे हैं आपस में, हिंदू धर्म मुस्लिम धर्म में आपस में टकराहट हो रही है, दोनों एक दूसरे से लड़ते रहे हैं। तो आदिकाल का जो साहित्य है वह जो है युद्ध का साहित्य है, संघर्ष का साहित्य है, लड़ाई का साहित्य है। तो स्वाभाविक सी बात है कि इस समय जो भी कवि होगा, दरबारी कवि, वो राजा महाराजा के बढ़ा चढ़ाकर वर्णन करेगा, उसकी वीरता का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन करेगा। कि जैसे आज भी पृथ्वीराज रासो कहता है कि पृथ्वीराज ने अंधा होने के बावजूद जो है मोहम्मद गोरी को ले दे डाला, मार डाला, खत्म कर दिया, आज भी वो कहता है ना। लेकिन यह चीज आपको ध्यान रखनी है कि यह जो हमारा साहित्य है, यह साहित्य वीर रस प्रधान है। दूसरी चीज, राजाओं की वीरता का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है। राजाओं की वीरता का बढ़ा चढ़ाकर, राजाओं की वीरता का बढ़ा चढ़ाकर, राजाओं की वीरता का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है। ठीक है, ये दो बातें याद रखना रास्तों में। एक तो ये वीर रस प्रधान है, एकमात्र बीसल देव रासो को छोड़कर, वो मैं आगे चर्चा करूंगा। दूसरा, इसमें राजाओं की वीरता का बढ़ा चढ़ा। तो आइए अब चलते हैं, देखते हैं प्रमुख रासो ग्रंथ कौन कौन से हैं। ठीक है, आज आप कहोगे कि गुरुजी ने तो एक ही पेज में मामला सेट कर दिया, पर कोई बात नहीं भैया। सबसे बड़ी बात यह है कि आज जो काम हुआ उससे अगर मैं ना करता, देखो बेटा एक बात मैं और बता दूं, अगर मैं ना करता तो आप कुछ सीखते, क्योंकि ये तो समझाने वाला काम है। समझाने वाले काम में आप क्या करोगे भाई? कहना तो तब होता है कि हाँ गुरुजी आपने बहुत अच्छा नहीं पढ़ाया, पर समझाने वाले काम में क्या करोगे? लेकिन मैंने इसलिए ये काम किया, क्या आपको आदिकाल की कुछ आइडिया दिमाग में आ गई होगी, अब आप आदिकाल की चीजों को समझोगे। तो प्रमुख रासो ग्रंथों में देखिए, हमें 3 रासो ग्रंथों की चर्चा करनी है, पृथ्वीराज रासो, विशल देव रासो और परमाल रासो। 3 रासो ग्रंथ आपको पढ़ने हैं। पूछा भी गया पृथ्वीराज रासो किस साल की रचना है, यह प्रश्न आ चुका है, यह प्रश्न आ चुका है आपकी परीक्षा में कि पृथ्वीराज रासो किस साल की रचना है। तो आइए प्रमुख रासो ग्रंथों में सबसे पहला रासो ग्रंथ हम उठाते हैं जिसका नाम है पृथ्वीराज रासो। आज मैं केवल इसके बारे में लिख देता हूं, कल मैं इसकी कहानी आपको सुनाऊंगा। पृथ्वीराज रासो, इसके फैक्ट देता हूं, कल मैं इसकी स्टोरी आपको दूंगा और इसकी बातें। पृथ्वीराज रासो, ध्यान देना बेटे, यह जो रासो ग्रंथ है इसका कवि या रचनाकार जो है वो माना जाता है चंद बरदाई को। किसको माना जाता है? चंद बरदाई को। चंद बरदाई क्या था? चंद बरदाई स्वयं में एक चारण कवि था। चारण कवि का मतलब आप समझ रहे हैं, मैंने आपको बताया कि वह कवि जो राजा की बढ़ा चढ़ाकर प्रशंसा करता है वो चारण कवि कहलाता है, और चंद बरदाई भी स्वयं एक चारण कवि था। ठीक है, दूसरी चीज, इसका नायक, इस ग्रंथ का नायक जो है बेटे, आप खुद समझ रहे होंगे कौन रहेगा भैया? पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान दिल्ली के अंतिम हिंदू शासक। वैसे तो कहा जाता है हेमू ने भी कुछ घंटे के लिए ही सही दिल्ली पर कब्जा कर लिया था, पर एक अलग की बात है। नायिका है संयोगिता। अब देखिए, अगर कुछ कोई भी हिंदी का व्यक्ति हो इसमें, तो हो सकता है कुछ लोगों को इस बात से ऑब्जेक्शन आ जाए, क्योंकि इसमें एकाध नायिकाओं का और भी वर्णन मिलता है। पर एक बात ध्यान रखना, यह प्रश्न टीजीटी में भी आ चुका है और वहां उत्तर संयोगिता ही माना। नायक, नायिका, रस, वीर रस। रस क्या है भैया? कौन सा रस है? वीर रस प्रधान है। प्रधान रस क्या है? वीर रस है। बाकी अन्य रस में यहां श्रृंगार भी भरा पड़ा है, एकदम खचाखच। नायक नायिका रस का विभाजन,
विभाजन का मतलब है जैसे आपकी किताब को पाठ में बांटा जाता है, अध्याय में बांटा जाता है, चैप्टर में बांटा जाता है, भाई अध्याय 1, अध्याय 2, पाठ 1, पाठ 2 या चैप्टर 1, चैप्टर 2, वैसे ही इसे समय में बांटा गया है। किसमें बांटा गया है? समय। विभाजन किसमें है? समय में। और इसमें बेटा 69 समय है, 69 समय है। कहने का मतलब है कि यह ग्रंथ जो है, इसमें अगर आप जैसे एक समय को एक पाठ मान लो, एक चैप्टर मान लो, तो आप ये कह सकते हैं कि इसमें 69 चैप्टर हैं या 69 पाठ, 69 समय है या 69 पाठ हैं, 69 चैप्टर हैं या 69 पाठ। बात समझ गए आप? दूसरी चीज एक बात और ध्यान रखिएगा, कवि नायक नायिका रस विभाजन हो गया, किसमें किया गया? एक चीज और, ये तो महत्वपूर्ण बातें हो गई, अब ध्यान दीजिएगा। पृथ्वीराज राष्ट्रों को चंद बरदाई, पृथ्वीराज राष्ट्रों को चंद बरदाई के पुत्र जल्हड़, चंद बरदाई के पुत्र जल्हड़ ने पूरा किया। ऐसा माना जाता है कि पृथ्वीराज राष्ट्रों जो है ये अधूरा ग्रंथ था और इसे उसके बेटे जल्हड़ ने पूरा किया 1.5 अध्याय लिखकर। पुस्तक जल्हड़ हाथ दे चली गज्जल काज। चंद बरदाई ने खुद लिखा है कि पुस्तक अपने बेटे जल्हड़ को देकर वो राजा के काम के लिए चला गया। राजा का काम कहां था? जहां बोरी ने कैद कर रखा था पृथ्वीराज को, वहां चला। दूसरी चीज एक बात और ध्यान देना, पृथ्वीराज राष्ट्रों को आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने प्रथम महाकाव्य, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने प्रथम महाकाव्य और चंद बरदाई को प्रथम महाकवि की संज्ञा दी है, या कहा है। आप सरल और लिखना चाहें तो कहा है लिख देना, संज्ञा दी। पृथ्वीराज राष्ट्रों को रामचंद्र शुक्ल जी ने पहला महाकाव्य कहा है और चंद बरदाई को पहला महाकवि कहा है। तो बस आज के लिए इतना ही, ठीक है। आज लिखने का काम बहुत नहीं हुआ, आज आप एक पेज का मैटर खोल पाए होंगे, वो भी एक पेज भी नहीं भरा होगा, कोई बात नहीं। पर आज आपने रियल में आदिकाल को समझा कि आदिकाल है क्या, या कैसी परिस्थितियां थी उस समय भारत की। क्योंकि याद रखना बेटे, एक बहुत अच्छी कहावत कही जाती है, लिटरेचर इज द मिरर ऑफ सोसाइटी। साहित्य समाज का दर्पण है। तो अगर जब तक आप समाज को नहीं समझोगे तब तक आप साहित्य को नहीं समझोगे। इसलिए उस समाज को समझने के लिए साहित्य को समझना। अब मैं देखिए धड़ाधड़ सारी बातें समझाता जाऊंगा और आपके दिमाग में सेट होती चली जाएंगी, क्योंकि आपने आदिकाल को समझ लिया, उसकी पृष्ठभूमि को जान लिया। ठीक है, फिर कल मिलेंगे। अब तेजी से चर्चा होगी।